देखो बोर्ड का पैटर्न है सी इन द सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए there will be total 25 questions in the board and you have to attempt 20 questions. But in the school, you will get only 20 questions. No internal choice. Okay? In section B, and this 25 is MCQs. In school, you will get 20 MCQs. Okay? This is board, and we are not giving you any internal choice. This is school. Okay? Now section B will be having 24 question in total with MCQs and 5 assertion reason. Board में. Okay? But in school, you will be getting 20 questions from this section, which will be including 5 MCQ, 15 MCQ plus 5 assertion reason. No 4 ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको कोई. ठीक है. अब सेक्शन सी, section C will be having a case-based study with 3 questions and MCQ with 3 questions. ठीक है. From these you have to attempt 5 in board. In school, you will be getting case-based study of 3 questions and MCQ of 2 questions. ठीक है. There are total 45 marks exam, means 20, 20 and 5. समझ आ गई. इस 45 को हम 35 में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स अप्रोक्सीमेटली आप कंसीडर करो कि आपका 0.6 0.7 तक का एक आंसर बनता. वो हम कैलकुलेट जैसे यूनिटरी मेथड नहीं करते आप बचपन में. बोर्ड कहता है कि एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड द पेपर इज ऑफ 35, yet the student have to do 45 questions. क्योंकि आपको वैसे ही रेडी रखना है. हमने 10th में भी इन्होंने ऐसे किया. 40 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन है. दिस इज इन एवरी क्लास. तो अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है. ये हम कह सकते हैं आसान भी हो गई है. मैं बताती हूँ क्यों. अगर आसान देखो क्यों आसान हुई है. मान लो एक क्वेश्चन 0.6 0.7 मार्क्स का बनता है. ठीक है. अगर आपके 3 रॉन्ग होते हैं, अब 1.5 नंबर कट जाएगा. 1.5 नहीं, 1.25 ऐसे पॉइंट्स पे नंबर आ सकते हैं. पहले था कि एक कटना है तो एक ही कटना है. तो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे. बेटे एमसीक्यू तो टफ होने क्योंकि आपने +1 करी नहीं है. एक्चुअली बात ये है. चलो मान ये पक्का नहीं है, अभी बोर्ड बताएगी. दिस इज नॉट अ इंटरनल बेटे. बोर्ड के एग्जाम कहीं मर्जी हो सकते हैं. इजी कर दिया बेटे. 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक. सी एग्जाम पैटर्न को देखो ना. इट इज वेरी इजी. 2 ऑफ फिजिकल, 1 पी ब्लॉक जो बहुत बड़ा है, डी और कोऑर्डिनेशन छोटे छोटे हैं.
अभी तो शुक्र मनाओ, अगर अगर चारों इकट्ठे हो जाते ना यानी कि, तो आपकी बस एक में ही फेल हो जाना था आपने। एल्डिहाइड कीटोन्स बहुत मुश्किल चैप्टर है, और नाइट्रोजन वाला भी कोड ने इजी किया आपके लिए। सबसे ज्यादा वेटेज देखिए 10 मार्क्स पी ब्लॉक की है। अगर 45 में कन्वर्ट करो तो इट मे बी 12-13 मार्क्स का पी ब्लॉक है। कल्ला पी ब्लॉक 10 मार्क्स का है। देखो बेटे, जो पहले पैटर्न आया था उसके हिसाब से मार्किंग स्कीम थी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर भी 5, मींस फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 10 मार्क्स की थी। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका पी ब्लॉक का था। उन्होंने कोई बाइफिकेशन नहीं करी थी कि 5-5 बीच है सॉलिड्स, वो तो हमने कर ली। देन जो आपके बायोमोलिक्यूल्स अल्कोहल फिनोल्स और हेलोल्केन हेलोरीन्स है, वो तीनों मिला के 15 मार्क्स के हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बायोमोलिक्यूल्स में से ज्यादा आएगा, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल में तो बहुत कुछ कट गया है, उसमें से ज्यादा आना चाहिए। किसकी? बायोमोलिक्यूल में नहीं, अल्कोहल फिनोल ईथर। बेटे मैं वही बोल रही हूँ ना, वेटेज अकॉर्डिंग टू दिस वेटेज यही है कि पी ब्लॉक अकेले की जितनी सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन की है उतनी वेटेज पी ब्लॉक की अकेले की है। नमित, दिस इज नॉट +1 बेटे, दिस इज +2। यू आर हैविंग नेक्स्ट लेक्चर। 15-20 मार्क्स का नहीं आएगा, 13-12-13 का मुझे पता नहीं, अभी बनाएंगे हम। क्योंकि जो देखो 35 के अकॉर्डिंग पेपर सेट था, नाउ वी हैव टू सेट अकॉर्डिंग टू 45। ओके, सो हमें 10 मार्क्स डिवाइड करने सारे चैप्टर्स में, समझ रहे हो? तो अप्रोक्सीमेटली देयर आर 6 चैप्टर, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 टू ईच। किसी को एक एक मिल जाएगा 2 चैप्टर्स को। गेटिंग माय पॉइंट? बोर्ड के हिसाब से 10 मार्क्स आपके थे पी ब्लॉक के, तो 2 नंबर और आ जाएंगे उसके। हाँ, इकट्ठे मतलब इक्वल वेटेज ही होगी उनकी। क्वेश्चन करो आप जरा, अभी तो आपकी और भी ड्रिलिंग करवाएंगे आफ्टर एग्जाम्स। अभी 1 मंथ और होगा ना बोर्ड के पेपर के लिए, तो अभी आपको दिखाने के लिए कितने पानी में हो आप। कईयों ने करे हुए हैं बेटे, आप अकेले नहीं हो गई। इतने दिन हो गए सिलेबस भेज जाओ, बच्चे सिलेबस ही नहीं देख रहे। कल परसों ही बच्चे पूछ रहे अच्छा बायोमोलिक्यूल भी आना है। सबकी ही हालत है। चलो, अब आई एम राइटिंग अ रिएक्शन, यू हैव टू टेल मी द एंड प्रोडक्ट। So this is a reaction and what will be the end product? अब ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, निकाल के देखो। ब्रोमीन, ये बेटे यहाँ पे लोन पेयर है, ये H एज H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, तो यू विल बी गेटिंग दिस OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहां से फिर टूटेगा, ये फिनॉल बन जाएगा और इट विल बिकम CH Br। Okay, now arrange the following in the correct order of the boiling point. So you have the molecules. X, Y, Z. The first order given to you is X, Y, Z. Second order Y, X, Z. Third order Z, X, Y. X, Y, Z क्यों? X का सबसे ज्यादा क्यों है? X तो नॉन पोलर है। बेटे सबसे ज्यादा Z हो जाएगा। अब X, Y में बताओ। दोनों ही नॉन पोलर है ये। क्योंकि टग ऑफ वॉर में जितना इधर से खींच रहा है उतना इधर से खींच रहा है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगी C, Z, X, Y। अब इसी से ही एक असर्शन रीजन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन। बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन दे आर गिविंग अस molecular mass of ethanol is higher than propane. बोलो। कहते जी बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का इसलिए ज्यादा है प्रोपेन से क्योंकि इथेनॉल का मोलर मास ज्यादा है। इथेनॉल का ज्यादा मोलर मास है। रीजन एज ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मगर क्या ऊपर वाले की रीजन बन सकती है ये? क्यों? नहीं बेटे, आपकी रीजन होनी चाहिए। जब भी अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए रीजन। क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि क्रिसोल में CH3 ग्रुप लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा फिनॉल को लेस एसिडिक बनाता है। रीजन दे रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। बिल्कुल सही, रीजन भी बिल्कुल सही दे रहे हैं हमें।
बेटे फिनॉल से फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉल से जब फिनॉल OH H+ रिलीज कर देता है वो, तो ये आयन कौन सा बनेगा, फिनॉक्साइड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये वे वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो वो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी। कहाँ थे हम? हाँ, अब रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी हो तो कहते हैं टर्शरी की पहली होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। Want to do the dehydration of the alcohol, the order will be tertiary, secondary, primary। बिल्कुल सही है। क्यों? क्या स्टेबल, जब भी डिहाइड्रेशन होती है तब अल्कोहल में से OH बाहर निकलता है, ये देखो पहले ये वाला OH बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. So what the reason is they are giving to us, formation of carbocation is the slowest step of the reaction। बिल्कुल सही है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। अगर कार्बोकेटाइन बन गया फिर तो रिएक्शन होगी, और हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रीजन ये तो लिख रहे हैं कि ए और आर दोनों राइट है। मेरे हिसाब से ए और आर एज ए स्टेटमेंट राइट है, पर आप अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। अप्रोप्रिएट रीजन यही होना चाहिए कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, मगर उसको इंटरलिंक करें क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है। तो ये नहीं बनता, ये गलत दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट सुनो। When the vapors of primary, secondary or tertiary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin, an aldehyde or ketone is formed। फिर से सुनो। When the vapors of primary, secondary और tertiary, तीनों को ले लिए इन्होंने, are passed over copper at 573 Kelvin, aldehyde or ketone is formed। टर्शरी में एल्कीन बनती है, तो आपकी असर्शन रॉन्ग है। रीजन दे रहे हैं, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस। ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना तो ऑक्सीडेशन होती है, तो आपका रीजन भी रॉन्ग है। पिक्रिक एसिड, असर्शन है पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग in spite of the absence of the carboxylic acid group। Br नहीं, NO2। ये होता है पिक्रिक एसिड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसके पास 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें रीजन दे रहे हैं जी, 3 NO2 ग्रुप इन पिक्रिक एसिड एक्टिवेट द फिनोलेट आयन।
दोबारा बोल रही हूँ बेटे, 3NO2 group, 3NO2 group in the picric acid activates the phenolate ion. रीजन रॉन्ग है। एक्टिवेट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देने से बेंजीन एक्टिवेट होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने से तो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सब खींचते। जैसे किसी को अगर फिनेट आयन को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तभी वो एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। Nitro group reason help in the stabilization of phenoxide ion by dispersal of negative charge due to resonance. ना तो रेजोनेंस ही करता है, तो फिर एक रेजोनेटिंग ग्रुप भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है रीजन बेटे। नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन द, क्योंकि इसमें एक रेजोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा। ये जब नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, किस पोजीशन पे लगा, ये पैरा पे, ये देखो पैरा पे जब लगा है तो ये ON है, ये NO2 है। अब इसने इलेक्ट्रॉन अंदर दिए, ठीक है, तो फर्स्ट अक्सर रेजोनेटिंग ये बन गया। सेकंड स्ट्रक्चर ये बनेगा। अगर यहाँ पे NO2 नहीं होता, तो ये आगे शिफ्ट हो जाना था ऐसे। अब ये NO2 है, तो ये ऐसे शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड हमने इस तरफ दिखाया, तो इस तरफ दिखाओ। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, जिससे डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी, जिससे रेजोनेंस बढ़ जाएगी। अब हम और MCQ देख ले बेटे, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से जो केस बेस है वो सिर्फ 3 मार्क्स की है, वो आप कर भी लोगे देख के। ज्यादा एम्फेसाइज आप MCQ में करो, क्योंकि MCQ आपके कम से कम बोर्ड के हिसाब से, जो बोर्ड का पेपर है उसके हिसाब से 15, 20 और 38 MCQ है पेपर में। आप 38 टोटल। चलो अभी ये बताओ जरा, एक MCQ और करें। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और ये तीनों कंपाउंड आपने रिएक्ट करवानी है HBr HCl के साथ।
आप OH निकाल के बाद आपने HBr से CBr या HCl से Cl लेके आना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा बेटे कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है। अगर ये निकल जाए तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है। क्यों? अगर NO2 लगेगा तो NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल करेगा। कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो उसको अनस्टेबल करते हैं। देखो फर्स्ट में बेटे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग नहीं है, स्टेबल नहीं है। आप ना बेटे एसिडिक करेक्टर और आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो। इस टाइम ये कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। कार्बोकेटाइन के केटाइन जो डेफिशिएंट होते हैं, केटाइन आर द डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सेम एज क्लोरो, मगर क्लोरो ये -R और -I दोनों रखता है, ये कम से कम +R तो रखता है। और ये इसके ऊपर तो कुछ लगा ही नहीं है, ना खींचने वाला ना देने वाला, ये अकेला है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव ये नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड पे वो ले लो और थर्ड पे ये ले लो। नहीं, हाँ ये भी यही दे रहे हैं। बोलो समझ आई। एसिडिक करेक्टर और बात है, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात है। जब आपसे कोई एसिडिक नेचर पूछता है तब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने हैं। जब आपसे स्टेबिलिटी की बात पूछता है तब आपने देखना है कि कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल कर रहा है। चलो, विच वन विल बी मोर एसिडिक, विच वन विल बी मोर एसिडिक। The options are benzyl alcohol, second is cyclohexanol, phenol, metachlorophenol। एसिडिक। मेटाक्लोरोफिनॉल, देखो ये मेटाक्लोरोफिनॉल है और मेटा पे हमारा फिर क्यों एसिडिक है, फिर क्यों एसिडिक है। क्योंकि यहाँ पे -I ग्रुप लगा हुआ है तो ये खींचेगा। देखो बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल है, इस पे तो रेजोनेंस इफेक्ट लग ही नहीं रहा। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल विदाउट एनी रेजोनेंस, और वो सिंपल फिनॉल है। The best reagent to convert pent3 into all, pent3 into all
2, इसमें कन्वर्ट करना आपने पेंटीन 3 in 1 on 2 on. The reagent are acidic, permanganate, B acidic dichromate, C chromic anhydride in glacial acidic acid, and D pyridine chlorochromate. Dichromate, potassium dichromate, K2Cr2O7 वो है। डाइक्रोमेट तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोनिक स्टेज तक नहीं रोकते, ये एसिड स्टेज तक ले जाते हैं। जब ये दोनों डले होंगे ये कीटोन बनाएंगे ही नहीं, ये आगे एसिड बना देंगे। तो पहले दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही चले गए। बस है डी बेटे, क्योंकि जो डी जो है ना वो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है, वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, तो डी सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग। सी भी है, सी क्रोमिक ऑक्साइड जो अल्कोहल को ऑन्स में कन्वर्ट करेगा, बट डबल बॉन्ड भी इफेक्ट कर देता है।